नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस सवाल हैं। ये 27 जनवरी 2026 की खबरों पर आधारित हैं, खास तौर पर यूपीएससी और राज्य सेवाओं के लिए। लेकिन आज हम सिर्फ सही गलत नहीं देखेंगे। आज की खबरों में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्ता, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश हो, या फिर सोलर पैनल की पूरी चेन भारत में ही बनाने की बात। तो चलिए आज के सवालों को इसी नजरिए से देखते हैं और समझते हैं कि ये खबरें भारत की इस बड़ी सोच से कैसे जुड़ती हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल सीधे रक्षा प्रौद्योगिकी से है। भारत हाइपरसोनिक हथियार बनाने की दिशा में जो आगे बढ़ रहा है, ये उससे जुड़ा है। जी। सवाल जेट प्रपल्शन सिस्टम पर है। पहला कथन है कि एक रैमजेट इंजन को काम शुरू करने के लिए वाहन का सुपरसोनिक गति पर चलना जरूरी है। अब ये थोड़ा एक पहेली जैसा नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। तो वो उस रफ्तार तक पहुंचेगा कैसे? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस तकनीक का सबसे दिलचस्प पहलू भी है। और हाँ, ये कथन पूरी तरह सही है। रैमजेट, जैसा कि नाम से पता चलता है, रैम यानी दबाव वाली हवा पर काम करता है। अच्छा। इसमें टरबाइन जैसे घूमने वाले पार्ट्स नहीं होते। ये अपनी ही रफ्तार का इस्तेमाल करके हवा को इंजन में भरता है और कंप्रेस करता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब हवा बहुत तेजी से यानी माक 1 से ज्यादा तेजी से अंदर आए। तो मेरी पहेली का जवाब क्या है? जवाब ये है कि रैमजेट इंजन को पहले सुपरसोनिक गति तक पहुंचाने के लिए एक पारंपरिक बूस्टर रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जब वो रफ्तार मिल जाती है, तब बूस्टर अलग हो जाता है और रैमजेट अपना काम शुरू कर देता है। अच्छा, तो ये एक 2 स्टेज प्रक्रिया है, समझ गया। अब इसी से जुड़ा दूसरा कथन है स्क्रैमजेट के बारे में। ये कहता है कि स्क्रैमजेट में दहन यानी कंबशन तब होता है जब इंजन के अंदर हवा का प्रवाह सुपरसोनिक बना रहता है। ये रैमजेट से अलग कैसे हुआ? ये कथन भी सही है और यही वो तकनीकी छलांग है जो स्क्रैमजेट को क्रांतिकारी बनाती है। देखिए, रैमजेट सुपरसोनिक हवा को अंदर तो लेता है, लेकिन ईंधन जलाने से पहले उसे धीमा करके सबसोनिक गति पर ले आता है। ओके, एक कंट्रोल्ड माहौल बनाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन स्क्रैमजेट, जिसका पूरा नाम ही है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, वो ये कमाल करता है कि हवा को सुपरसोनिक गति पर ही रखकर उसमें ईंधन मिलाता है और जलाता है। ये तो बहुत मुश्किल होगा। आप कल्पना कीजिए कि तूफान की रफ्तार से बहती हवा में एक मोमबत्ती जलाने की कोशिश करने जैसा है। तकनीकी रूप से बेहद मुश्किल है, लेकिन इसी वजह से स्क्रैमजेट इंजन माच 5 से भी ज्यादा की हाइपरसोनिक गति तक पहुंच सकते हैं। जी, और यही आज की मिसाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य है, से 5 गुना ज्यादा तेज। तो फिर तो तीनों ही कथन सही है। हाँ, तीनों कथन सही हैं, तो सही उत्तर विकल्प डी होगा। पर एक मिनट, सिर्फ तकनीक से आगे बढ़कर सोचें तो भारत के लिए इस तकनीक में महारत हासिल करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हाइपरसोनिक हथियार लगभग अजेय माने जाते हैं। उनकी रफ्तार और उनका जो उड़ने का तरीका है, वो ऐसा है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। अच्छा। हाँ, तो इस तकनीक का होना सिर्फ एक हथियार बनाना नहीं है, ये वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह मजबूत करना है। मतलब ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सीधे तौर पर ताकत देता है। बिल्कुल, कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। तकनीक की रफ्तार की तरह ही वैश्विक अर्थव्यवस्था की बिसात भी तेजी से बदल रही है। हाँ, खास तौर पे डॉलर को लेकर। सही। अगली खबर और हमारा सवाल इसी से जुड़ा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे हैं। पहला कथन है कि सेंट्रल बैंकों का सोना बेसल 3 नियमों के तहत एक टियर 1 संपत्ति है, जिसका रिस्क वेट 0 होता है। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए कि किसी भी बैंक की जो पूंजी होती है ना, वो उसकी ताकत का पैमाना होती है। उसकी नींव। बिल्कुल। और टियर 1 उस पूंजी का सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद हिस्सा होता है। बेसल 3 अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के नियम हैं जो ये तय करते हैं कि बैंकों के पास कितनी सुरक्षित पूंजी होनी चाहिए ताकि वो किसी संकट में डूब न जाएं। ओके। इन नियमों में सोने को कैश यानी नकदी के बराबर माना गया है, मतलब 0 जोखिम। अच्छा, तो जब कोई सेंट्रल बैंक सोना खरीदता है तो उसकी बैलेंस शीट बहुत मजबूत दिखती है। एकदम सही। ये सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि अपनी वित्तीय स्थिरता का एक ऐलान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत दिखाना चाहता है, तो सिर्फ डॉलर इकट्ठा करने से बेहतर है कि वो सोना खरीदे। हाँ,
क्या यही वजह है कि चीन, तुर्की और खुद भारत जैसे देश पिछले कुछ सालों से इतना सोना खरीद रहे हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। ये सीधे तौर पर दूसरे कथन से जुड़ता है जो डी-डॉलराइजेशन को परिभाषित करता है। यानी डॉलर पर निर्भरता कम करना। जी, दशकों तक डॉलर ही दुनिया का राजा था, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों के राजनीतिक इस्तेमाल और अमेरिका के अपने बढ़ते कर्ज को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में देश एक ऐसी संपत्ति चाहते हैं जिस पर किसी एक देश का कंट्रोल ना हो। और सोना हजारों सालों से वही भूमिका निभाता आया है। हाँ, ये आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। समझ गया। लेकिन तीसरा कथन कहता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड प्रणाली मुद्रा का मूल्य बाजार की मांग से तय होता था और वो फ्री फ्लोटिंग था। ये तो कुछ आज के सिस्टम जैसा लग रहा है। था वो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था, फ्री फ्लोटिंग नहीं। फिक्स्ड? हाँ, इसका मतलब था कि किसी देश की सरकार अपनी करेंसी, मान लीजिए 1 रुपया, का मूल्य सोने की एक निश्चित मात्रा के बराबर तय कर देती थी। आप बैंक में 1 रुपया देकर उतना सोना ले सकते थे। यानी मूल्य बाजार से नहीं बल्कि सरकार की गारंटी से तय होता था। बिल्कुल। फ्री फ्लोटिंग सिस्टम तो आज है, जहां डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य हर पल मांग और आपूर्ति के हिसाब से बदलता है। तो पहले दो कथन सही हैं, मतलब विकल्प ए सही है। जी सही। वैश्विक नियमों और अर्थव्यवस्था से अब आते हैं देश के सबसे बड़े कानून पर, संविधान पर। हाँ, अगला सवाल अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है। खबर है कि सरकार ऑनलाइन अश्लीलता मतलब ऑब्सिनिटी को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लाने पर विचार कर रही है। पहला कथन है कि अनुच्छेद 19(2) के तहत शिष्टता या सदाचार, जिसे डिसेंसी और मोरालिटी कहते हैं, इस स्वतंत्रता पर रोक लगाने का एक आधार है। हाँ, ये कथन पूरी तरह से सही है। हमारा संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन ये आजादी असीमित नहीं है। उचित प्रतिबंध। जी, अनुच्छेद 19(2) में कुछ उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की एक सूची दी गई है। मतलब सरकार इन आधारों पर कानून बनाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है, और शिष्टता या सदाचार उसमें एक स्पष्ट आधार है। ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी नियम सरकार को ऑनलाइन कंटेंट को उम्र के हिसाब से वर्गीकृत करने का अधिकार देते हैं। ये भी सही है। 2021 में जो नए आईटी नियम आए थे, जिन्हें हम डिजिटल मीडिया आचार संहिता भी कहते हैं, उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए ये अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, वो जो हम रेटिंग्स देखते हैं UA 7+A, वो सब? हाँ, वो इसी कानून का नतीजा है। मकसद यही है कि दर्शकों को, खासकर बच्चों को, उनकी उम्र के लिए अनुपयुक्त कंटेंट से बचाया जा सके। तो ये दोनों कथन सही हो गए। लेकिन तीसरा कथन कहता है कि अश्लीलता शब्द को भारत के संविधान में साफ-साफ परिभाषित किया गया है। अगर ऐसा है तो फिर इस पर इतनी बहस क्यों होती रहती है? ये कथन गलत है, और आपकी यही जिज्ञासा इस सवाल का क्रक्स है। अच्छा। संविधान शिष्टता या सदाचार को एक आधार बताता है, लेकिन ये कहीं भी अश्लीलता यानी ऑब्सेनिटी को परिभाषित नहीं करता है। ये काम कानून और अदालतों पर छोड़ दिया गया है। तो इसकी परिभाषा कहाँ मिलती है? इसकी परिभाषा आपको भारतीय दंड संहिता IPC के धारा 292 में मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या की है। अश्लीलता क्या है, ये समाज के बदलते मानकों के साथ बदलता रहता है, इसीलिए ये हमेशा बहस का विषय बना रहता है। समझ गया। मतलब सिर्फ पहले दो कथन सही हैं तो सही जवाब विकल्प बी है। जी। ये बहुत बड़ा अंतर है। मतलब संविधान ढांचा देता है, परिभाषा नहीं। चलिए अब डिजिटल दुनिया से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं, खासकर भारत की औद्योगिक नीति पर। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, खबर है कि सरकार पॉलीसिलिकॉन और वेफर बनाने वाली कंपनियों को कुछ और वित्तीय मदद देने पर विचार कर रही है। पहला कथन है कि पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन एक अपस्ट्रीम सेक्टर की गतिविधि है जिसमें भारी पूंजी लगती है। ये बिल्कुल सही है। सोलर पैनल की वैल्यू चेन को एक नदी की तरह समझिए। ओके। नदी जहां से शुरू होती है यानी स्रोत, वो अपस्ट्रीम है। सोलर इंडस्ट्री में ये स्रोत है कच्चा माल। जैसे रेत से पॉलीसिलिकॉन बनाना? हाँ, रेत से उच्च शुद्धता वाला पॉलीसिलिकॉन बनाना, फिर उसके इनगॉट और पतले वेफर्स काटना। इस काम में अरबों का निवेश, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहिसाब बिजली लगती है। और डाउनस्ट्रीम क्या हुआ फिर? नदी का अंतिम छोर जहां वो समुद्र में मिलती है, वो डाउनस्ट्रीम है। यानी उन वेफर्स से सोलर सेल बनाना और फिर सेल्स को जोड़कर फाइनल सोलर पैनल तैयार करना। समझ गया। और दूसरा कथन कहता है कि भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव
यानी पीएलआई योजना सिर्फ डाउनस्ट्रीम पर लागू होती है, अपस्ट्रीम पर नहीं। यहीं पर एक पेच है। ये कथन गलत है। गलत है? हाँ, सरकार की पीएलआई योजना तो पूरी नदी को मतलब अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम तक कवर करने के लिए बनाई गई थी। सरकार का सपना ही यही है कि पूरी वैल्यू चेन भारत में बने। लेकिन खबर यही बता रही है कि योजना के बावजूद ज्यादातर निवेश डाउनस्ट्रीम में आया है, जहां कम मेहनत है। एक तरह से। अपस्ट्रीम, जहां सबसे ज्यादा तकनीक और पूंजी लगती है, वहां उम्मीद के मुताबिक कंपनियां नहीं आई। इसीलिए अब सरकार उन्हें और रियायतें देने पर विचार कर रही है। तो यहीं पर तीसरा कथन आता है कि भारत आज भी इंगॉट्स और वेफर्स जैसे अपस्ट्रीम घटकों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। बिल्कुल। एक तरफ हम दुनिया को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का सपना दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने ही घर में सोलर पैनल बनाने के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं। आपने इस मुद्दे की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ये कथन 100% सही है और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमने फाइनल सोलर पैनल बनाने में तो दुनिया में नाम कमा लिया है, लेकिन जिस चीज से वो पैनल बनता है उस पॉलीसिलिकॉन और वेफर के लिए हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। ये तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी एक रणनीतिक कमजोरी है। बिल्कुल, और इसी कमजोरी को दूर करने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। तो कथन 1 और 3 सही है, यानी सही उत्तर विकल्प बी है। जी सही। घरेलू चुनौतियों से अब चलते हैं वैश्विक मंच पर। आखिरी सवाल भारत यूरोपीय संघ संबंधों पर है। FTA वाली खबर। हाँ, खबर है कि दोनों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी होने वाली है। पहला कथन है कि व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद यानी TTC एक ऐसा रणनीतिक तंत्र है जिसे EU ने सिर्फ अमेरिका और भारत के साथ स्थापित किया है। ये कथन सही है और ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल कोई आम बैठक नहीं है। ये एक हाई लेवल प्लेटफॉर्म है जहां व्यापार, तकनीक और सुरक्षा से जुड़े मुश्किल मुद्दों पर मिलकर रणनीति बनाई जाती है। EU ने इसे पहले सिर्फ अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के साथ बनाया। और भारत दूसरा देश है। जी, भारत दुनिया का सिर्फ दूसरा देश है जिसे EU ने इस विशेष क्लब में शामिल किया है। सिर्फ अमेरिका और भारत। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोपीय संघ हमें चीन या किसी और उभरती हुई शक्ति के बराबर नहीं बल्कि अमेरिका के बराबर का एक रणनीतिक साझेदार मान रहा है। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद का सीधा प्रमाण है। ये दिखाता है कि EU मानता है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस के नियम तय करने में भारत की भूमिका अमेरिका जितनी ही अहम होगी। वाह! अब दूसरे कथन को देखते हैं। भारत और EU के बीच FTA पर बातचीत पूरी हो गई है और 2025 में इस पर दस्तखत हो चुके हैं। ये कथन गलत है और प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसी ही बारीक डिटेल्स पर ध्यान देना होता है। अच्छा। खबर की भाषा है, बातचीत के समापन की घोषणा आज होने वाली है, समझौता इस साल के अंत में होगा। इसका मतलब जनवरी 2026 में जब ये खबर आई तब तक सिर्फ बातचीत पूरी होने की घोषणा होनी थी। समझौते पर दस्तखत नहीं हुए थे। नहीं, और 2025 में हो चुके हैं वाली बात तो तथ्यात्मक रूप से गलत है। समझ गया। और आखिरी कथन की EU माल के व्यापार में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ये कथन भी आमतौर पर सही नहीं माना जाता। आंकड़े साल दर साल बदलते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एकल देश व्यापारिक भागीदार रहा है। अच्छा, एकल देश। हाँ, अगर आप यूरोपीय संघ को 27 देशों के एक समूह या ब्लॉक के तौर पर देखें तो वो एक बहुत बड़ा भागीदार है, लेकिन सबसे बड़ा का खिताब अक्सर अमेरिका के पास रहता है। तो इस कथन को हम गलत मानेंगे? जी, इस हिसाब से सिर्फ पहला कथन सही है और उत्तर है विकल्प ए। तो आज हमने देखा कि कैसे 27 जनवरी की खबरों ने हमें आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता की एक कहानी सुनाई। हाँ, एक धागा है जो सबको जोड़ता है। हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर सोने के भंडार तक और सोलर पैनल से लेकर वैश्विक व्यापार समझौतों तक, हर जगह एक ही कोशिश दिखती है, अपने फैसले खुद लेने की ताकत हासिल करना। बिल्कुल, और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। आज हमने आत्मनिर्भरता की बात की, खासतौर पर चीन पर निर्भरता कम करने की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना मुमकिन भी है? बहुत अच्छा सवाल है। या फिर सही रणनीति पूर्ण आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि स्मार्ट इंटरडिपेंडेंस है? मतलब अपनी निर्भरता को अलग अलग देशों में फैलाना और दूसरों की निर्भरता को अपने ऊपर बढ़ाना,
ताकि आप हमेशा एक मजबूत स्थिति में रहें। इस पर विचार करना इन सभी विषयों को एक नए और गहरे स्तर पर समझने में मदद करेगा।